20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है जान लेते हैं। सीएम गहलोत ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर के गर्भवती महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर की गई है। तो राज्य का अपने संसाधन से लगा करके इस योजना को आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है कि सरकार चाहे केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, इस योजना को कानून केंद्र का बना हुआ है। केंद्र को चाहिए कि फ्यूचर को देखते हुए इस योजना को दूसरा बच्चे को भी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए मिले। जयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की लॉन्चिंग के मौके पर महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, मंत्री प्रमोद जैन भाया और सीएस निरंजन आर्य सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद थे। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की खासियत की बात करें तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो दूसरे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 5 किस्तों में मिलेगा 6,000 रुपए। सहायता राशि सीधे महिला के खाते में जाएगी और इसके लिए 5 साल में 3,75,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में 4 जिलों में लागू होगी, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल है। किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा उसकी बात करें तो वे महिलाएं जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, वे माताएं जो दूसरी संतान को जन्म देने जा रही हैं। आवेदिका का बैंक अकाउंट जरूरी है। बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम निर्देश दिए हैं। साथ ही निजी अस्पतालों से सरकारी दरों पर कोविड टेस्ट और इलाज हो। सीएम गहलोत ने कहा कि त्योहारी सीजन, शादियों, प्रदूषण और सर्दी की वजह से आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। इसे ध्यान रखते हुए राजकीय और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ साथ आईसीयू बेड सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को कोरोना वायरस के लक्षण और प्रभाव में अंतर देखी जा रही है। कई रोगियों में तो ये बेहद खतरनाक रूप में सामने आ रहा है। सीएम ने कहा कि इस हालत में अगर मेडिकल प्रोटोकॉल में बदलाव की जरूरत है तो इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर मेडिकल प्रोटोकॉल पर अध्ययन करवाया जाए, ताकि हम कोविड रोगियों को और बेहतर इलाज उपलब्ध करा सकें। सीएम गहलोत ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के एएनएम स्तर तक के चिकित्सा कर्मियों को पहले से ही पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए हैं। अब सभी आशा सहयोगियों को भी पल्स ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपना ऑक्सीजन लेवल जांच कर सकें। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स इतना शातिर है कि इसने अपने ही हत्या की साजिश रची और 2 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। चूरू की रतनगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम कैलाश है और इसके अपराधों की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पुलिस का कहना है कि कैलाश ने 20 लाख का कर्ज उतारने के लिए पहले तो 40 लाख का टर्म इंश्योरेंस करवाया और फिर खुद की मौत की साजिश रच दी। इसके लिए इसने अपने दोस्त का पहले मर्डर किया और फिर उसे अपनी पहचान देकर एक कार में हादसे की शक्ल में उसे जिंदा जला दिया। 7 सितंबर 2018 को सरदार शहर रोड पर पुलिस को जब एक कार में जला शव मिला था तो उसी वक्त पुलिस को शक हुआ था और उसने हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी थी। उसी जांच के दौरान कैलाश की साजिश सामने आई और पुलिस ने इसे जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बारे में लगातार सूचना मिल रही थी हमारे खुफिया तंत्र से कि ये जयपुर आया हुआ है, तो स्पेशल टीम भेज करके वहां से पूछताछ के लिए इसको यहाँ रतनगढ़ थाने लाया गया और इसके बाद इसने अपराध स्वीकार किया है और साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये लोग किस कदर बेधड़क फायरिंग करने में लगे हैं। साथ ही गाड़ियों के टूटे हुए कांच ये बताने के लिए काफी है कि अंधेरी रात में यहाँ किस कदर गदर हुआ होगा। ये तस्वीरें भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके के एक ट्रैवल एजेंसी की है। यहाँ कुछ लोग यात्रा के लिए पहुँचे थे, लेकिन वो टिकट नहीं ले रहे थे। जब ट्रैवल एजेंसी के लोगों ने टिकट के लिए दबाव बनाया तो उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर तांडव मचाया। पहले तो उन लोगों ने वहां तोड़फोड़ की और फिर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ट्रैवल एजेंसी की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक गाड़ी में जैसे टिकट चेक कर रहे थे तो वो बंदा आया और कह रहा था कि मैं फ्री में जाऊंगा। दारू भी रखी थी उसने, फ्री में जाऊंगा। हमने रोका कि भाई पहले टिकट लेके आओ जब जाओ। उसने किसी को फोन मिलाया, तुरंत 1 मिनट के अंदर 5-6 जने आ गए, यानी पहले से तैयारी करके आए थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनू ट्रेवल्स एजेंसी पर कोई फायरिंग की घटना हुई है। इस पर मैं जाब्ता लेके तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां पर 2 व्यक्तियों के साथ में भीड़ द्वारा मारपीट की जा रही थी और उनको लगभग बेहोश स्थिति में कर दिया था। मैंने जानकारी की तो उन्होंने बताते हैं कि फायरिंग भी हुई है। जैसे ही प्रकरण की तहरीर आएगी उस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। घूंघट से अपना मुंह छिपाए इस महिला का दर्द सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। यकीन नहीं होगा कि आज के जमाने में भी लोग इतने दकियानूसी हो सकते हैं। अपने ही घर की बहू की इज्जत सरेआम नीलाम कर सकते हैं। ये महिला चूरू जिले के रतनगढ़ थाना इलाके की रहने वाली है। इस महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले पहले तो बदचलन होने का आरोप लगाकर घर में मारे पीटे, फिर डायन बताकर गांव के बाजार में कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं, इस महिला का ये भी कहना है कि उसके ससुराल वालों के डर से कोई भी उसकी मदद नहीं करता। पुलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिली, लिहाजा उसे थक हार कर न्याय के लिए महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में गुहार लगानी पड़ी है। गाँव वाले वास्ते विरोध करे कि मैं जादू टोना करूँ, मैं रंडी में तो डायन ये वास्ते हमारा विरोध करे और गलत वगैरह बोला। अमन खाली तो चीज़ें हमारे घर लाइट पानी की सुविधा, हमारे घर को सामान हो चाहिए। इसको पहले इसके पति को भी फोन किया, इसके ससुर को भी फोन किया। वो ससुर तो कह रहा है कि मेरे से कोई मतलब नहीं है, इसका अलग है, कोई अलग ही रह रही है। और वो पति कह रहा है मेरा कुछ नहीं, कोई पुलिस करेगी ना कुछ कर सकते, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो ऐसी है, मैं तो नहीं आऊँगा। न इसको खर्चा देता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक समाज सेवी संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने जुलूस में गधा गाड़ी का इस्तेमाल कर लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील की। यह अनोखा तरीका कोरोना पर लोगों को जागरूक करने के लिए निकाला गया और गधा गाड़ी पर महामारी से बचाव के तरीके बताने वाले कई बैनर और तख्तियां लगाकर उसे शहर के कई हिस्सों में घुमाया गया। कोरोना के सभी नियमों को ध्यान में रखकर इस जुलूस में कुछ लोग शामिल हुए, जिनमें 2 हाथों में बैनर लेकर आगे चलते दिखाई दिए। उनके पीछे वो गधा गाड़ी बढ़ती रही। एक संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहा है जो जानबूझकर बिना मास्क के शहर में घूमने हैं। जुलूस के दौरान लगातार ढोल बजाकर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई। ये जुलूस उन जगहों से भी निकला जहां भीड़ जमा दिखाई दी। सब्जी मंडी, बाजार और कई गलियों से गुजरने के बाद उसे नगर परिषद कार्यालय के बाहर खत्म किया गया। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर ही है कि बांडी नदी में फैली जलकुंभी को हटाने के लिए यूं मशीन लगाई गई है। 3 दिन पहले न्यूज 18 राजस्थान पर एक गाय के यहां फंस जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसे निकालने में रेस्क्यू टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी थी। और खबर के प्रसारण के बाद यहां के लोगों का गुस्सा नगर निगम के खिलाफ फूट पड़ा था। आपको बता दें, बांडी नदी में जलकुंभी की वजह से यहां अक्सर हादसे होते रहते थे और कई बार इस जलकुंभी की वजह से कई जानवरों की जान भी चली गई थी। हालांकि न्यूज 18 पर गाय के फंसने की खबर दिखाए जाने के बाद अब नगर निगम प्रशासन की नींद खुल गई है और नदी से जलकुंभी हटाने का काम शुरू हो गया है। तो कुछ दिन पहले गाय भी वहाँ गिर चुकी थी। इस सबको देखते हुए कल इसको हमने डेविडिंग मशीन को रात को उधर बाड़ी नदी में उतारा है और आज से भी उसका सफाई का अभियान चालू कर दिया गया है
और एक बार तो पूर्ण रूपेण पूरी बाड़ी नदी का जितना भी ये जो कचरा है और जो जितना भी जलकुंभी इसको पूरा साफ किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जब भक्त सराबोर होते हैं तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी ये तस्वीरें भरतपुर के डिग से आई है और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राधा रानी ब्रज यात्रा डिग पहुंची थी और उनके स्वागत के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। आपको बता दें, बरसाना से शुरू हुई राधा रानी ब्रज यात्रा संत रमेश बाबा के निर्देशन में 25वें दिन डिग पहुंची थी। ये सभी यात्री यहाँ पूंछड़ी के लौठा में दर्शन के लिए आए थे और यहीं इनका भव्य स्वागत हुआ था। श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त डूबे तो नजर आए, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई और इसकी वजह से इस यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में 1986 से ही हर साल गुलदाउदी के फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाती आ रही है ताकि गुलदाउदी के चाहने वालों को अपनी पसंद के फूल चुनने में आसानी हो और वो अपने घर और आंगन की खूबसूरती में 4 चांद लगा सकें। कोरोना संकट के बीच कड़ी मेहनत के बाद गुलदाउदी की 25 से 30 किस्में तैयार हो पाई हैं। जितना इन फूलों की अहमियत है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इन्हें संभालना। बदलते मौसम के साथ इसका भी खास ख्याल रखा जाता है। गुलदाउदी को तैयार करने के बाद इसकी प्रदर्शनी और बिक्री को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पशुपेश में है। ऐसे में इस बार शहरवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए लोगों तक गुलदाउदी के पौधे कैसे पहुंचाए जाएं, इसके विकल्प तलाशे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन गुलदाउदी के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीज की रिपोर्ट। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। राहुल गांधी के साथ साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और उन्हें अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से राजनीतिक विरासत में मिली थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। प्रीवी पर्स को खत्म करने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसा साहसिक फैसलों के लिए उन्हें याद किया जाता है। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, एक कार्य कुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व की आज भी मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के रूप में याद करता हूँ। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती है। पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर दिल्ली समेत पूरे देश और मरुधरा में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार की अहले सुबह नगरौटा का ये इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। ऐसा लगा मानो जंग छिड़ गई हो। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी इस इलाके से गुजरने वाले हैं। इसी जानकारी के बाद नगरौटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और हर वाहन की जांच शुरू की गई। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने बाण टोल प्लाजा के पास आतंकवादियों के एक ग्रुप ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और वो जंगल की तरफ भागने लगे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी और कुछ ही देर में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। नगरोटा के पास बनटोल प्लाजा पे इनकाउंटर जो चल रहा था, आज सुबह से कहा जा रहा है वो खत्म हुआ है। 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले हैं। साथ ही उन आतंकियों की भी तलाश की जा रही है जो एनकाउंटर के वक्त मौके से भाग निकले थे। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं।
एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। खास बात यह है कि ये एनकाउंटर उस समय हुआ जब घाटी में डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं और 28 नवंबर को डीडीसी चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। बिहार में जीत के बाद बीजेपी ने बंगाल में अपना मिशन 200 पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 200 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, जिसके लिए राज्य को 5 जोन में बांटा गया और हर जोन की जिम्मेदारी बंगाल से बाहर के बीजेपी नेताओं को सौंपी। इन नेताओं के नाम हैं सुनील देवधर, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर, जो अपने अपने जोन में पार्टी की जीत की तैयारियां करेंगे। इसके अलावा अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की आगे की रणनीति बनाएंगे। साथ ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक अमित शाह और नड्डा चुनाव खत्म होने तक हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे। माननीय सर्वभारतीय सभापति नड्डा जी, अमित शाह एरा अल्टारनेटिव प्रति मासेई आसबेन। तो परवर्ती डेट की होबे सेटा एखोनो जानार नेই, खूब ताड़ाताड़ी जेने जाबो आमरा। महाराष्ट्र के पालघर हत्याकांड के विरोध में जन आक्रोश यात्रा निकालने से पहले ही पुलिस ने बीजेपी नेता राम कदम को हिरासत में ले लिया। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि वो मुंबई से पालघर तक जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने समर्थकों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए यात्रा निकालने के लिए घर से निकले, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेता राम कदम का प्लान केवल पालघर तक जन आक्रोश यात्रा निकालने का ही नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर भूख हड़ताल करने का भी था, जिसके लिए वो पूरी तैयारी में दिखे। उनके साथ यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ लोग राम और हनुमान की तरह तैयार होकर पहुंचे, तो कुछ लोग बैनर लेकर खड़े दिखे। लेकिन मुंबई पुलिस ने राम कदम की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। बड़ी तादाद में पुलिस वाले सुबह से ही उनके घर के बाहर इंतजार करने लगे और जैसे ही वो यात्रा निकालने के लिए घर से बाहर आए, पुलिस ने उन्हें एक नोटिस पकड़ा दिया और वहीं रोक दिया। लेकिन राम कदम पालघर जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राम कदम जिस तरीके से पालघर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर के उन्हें डिटेन किया है। हालांकि इस दौरान वो महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने से नहीं चूके और पालघर में साधुओं की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। यह मामला इस महाराष्ट्र की दुर्योधनी सरकार को सीबीआई को सौंपना होगा। जिसके बाद उद्धव सरकार के मंत्रियों ने पालघर हत्याकांड के विरोध में यात्रा निकालने की बात को बीजेपी का सियासी ड्रामा बता दिया। अगर उनको कहीं जाना था तो ट्वीट क्यों कर रहे हैं भैया, चले जाते। वहीं हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने बीजेपी नेता और विधायक राम कदम को कुछ समय तक मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में रखा और फिर उन्हें रिहा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेयर की बर्थडे पार्टी में कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। ये पार्टी नगर निगम के कैंप ऑफिस में रखी गई थी, जहां उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पार्टी में जुटी भीड़ ने न केवल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि ज्यादातर लोगों ने मास्क या मुंह को कपड़े से ढकने की जरूरत भी नहीं समझी। कोरोना से बेपरवाह लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े नजर आए। और तो और मेयर विनोद अग्रवाल भी भीड़ के बीच बड़े आराम से केक काटते दिखे। इतना ही नहीं, केक काटने के बाद मेयर ने खुद ही लोगों को अपने हाथों से केक खिलाया। बर्थडे पार्टी में मौजूद लोगों में सेल्फी लेने की होड़ भी नजर आई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूरी बनाना भी भूल गए। झारखंड के जमशेदपुर में कुछ लोगों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि नशा करने से रोकने पर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया। घटना की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस के सामने ही लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। आरोप है कि कुछ लड़के मंदिर के पास बैठकर नशा कर रहे थे और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लड़कों को बुलाकर पूरी बस्ती में बड़े बड़े पत्थर फेंकवाए, कई लोग जख्मी हुए इसमें। शिकायत के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कांड दर्ज किया जाएगा। और तनाव बढ़ने के बाद इलाके में कुछ पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने सैनिकों के लिए स्मार्ट कैंप तैयार कर दिए। ये सभी कैंप आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनके अंदर बिजली, पानी समेत सारी सुविधाएं मौजूद हैं।
सर्दियों में लद्दाख का तापमान -30 से -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। पूरे इलाके का दूसरे हिस्सों से संपर्क भी कट जाता है। ऐसे में इन कैंपों के अंदर जवानों के शरीर को गर्म रखने के लिए हीटर भी लगाए गए। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जवाब देने के मकसद से यह इंतजाम किया ताकि मुश्किल हालात में भारत के जवान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। शांति समझौते के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव नगोर्नो कराबाख पहुंचे और वहां अजरबैजान का झंडा फहरा। रूस की मध्यस्थता में हुए इस शांति समझौते के तहत आर्मेनिया से जंग में जीते हुए इलाके अजरबैजान को ही दिए गए, जिसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव नागोर्नो कराबाख के अपने कब्जे वाले इलाकों का दौरा करने पहुंचे। सैनिकों जैसी वेशभूषा में नजर आ रहे राष्ट्रपति का वहां मौजूद भीड़ ने भी जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वो खुद ही सेना की बख्तरबंद गाड़ी को चलाते हुए फिजूली नाम के पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ गए। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने रास्ते में तैनात जवानों से भी मुलाकात की और उन्हें सैल्यूट किया। कुछ देर बाद वो फिजूली पहुंच गए, जहां उन्होंने एक सरकारी दफ्तर के बाहर अजरबैजान का झंडा फहराया। नागोर्नो कराबाख के इस इलाके पर पहले आर्मेनिया का कब्जा था, लेकिन करीब 40 दिन तक चली जंग के बाद ऐसे कई इलाके अजरबैजान के कब्जे में आ गए। आयोटा तूफान ने निकारागुआ के बाद दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भी भारी तबाही मचाई। आयोटा को इस इलाके में आने वाला अब तक का सबसे तेज तूफान बताया जा रहा है, जिसकी ताकत का अंदाजा वहां से आई तस्वीरों को देखकर ही लग गया। तेज हवाओं के साथ समंदर की ऊंची लहरों ने इलाके में भारी तबाही मचाई। मीडिया से बात कर रहा एक पुलिस अधिकारी तो देखते ही देखते लहरों की चपेट में आ गया। वो अपने सहयोगी के साथ बचाव अभियान की जानकारी दे रहा था, लेकिन तभी एक तेज लहर ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उसका साथी पानी में बहने लगा। हालांकि बाद में उसे किसी तरह बचा लिया गया। तूफान के गुजरने के बाद कोलंबिया का सन अंद्रेस टापू मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इलाके की ज्यादातर इमारतें बर्बाद हो गईं। सड़कों और बिजली की सप्लाई को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर पेड़ उखड़कर मकानों पर ही गिर पड़े। 98-99% de nuestra infraestructura। संपर्क कटने के बाद वहां जहाजों और विमान के जरिए बचाव सामग्री भेजनी पड़ी। बेघर हो चुके सैकड़ों लोगों को किसी तरह राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अमीरों पर टैक्स लगाने वाले बिल का समर्थन करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। वहां की सरकार अमीरों पर नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है ताकि उन पैसों से कोरोना के खिलाफ सरकार की मुहिम और तेज हो सके। और इस बिल पर सरकार को लोगों का भी भरपूर साथ मिला। राजधानी ब्यूनस आयर्स में तो हजारों लोग अर्जेंटीना की संसद के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने अपने तरीके से सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ से पुलिस सख्ती से पेश आई। ये लोग वहां 1973 में सेना के शासन के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन को कुचले जाने की बरसी पर मार्च निकाल रहे थे। लेकिन रास्तों पर पहले से ही पूरी तैयारी के साथ तैनात पुलिस ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। लोगों का मार्च आगे बढ़ता उससे पहले ही पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। सख्त पाबंदी के बावजूद मार्च में शामिल हुए लोगों पर पुलिस ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और उन पर तब तक वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल जारी रखा जब तक कि वो वहां से भाग नहीं गए। मार्च में शामिल एक आदमी हाथ हिलाकर पुलिस से इस कार्रवाई को रोकने का इशारा करता दिखा, लेकिन पुलिस ने कोई नरमी नहीं बरती। कार्रवाई के दौरान मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जबकि कई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।